Yes. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Cool evening, cool evening. It's rainy evening. मौसम बहुत मस्त हो रहा है बाहर का, है ना। और ऐसे मौसम में फिजिक्स पढ़ने का मजा अलग ही लेवल पे है। जी साहब, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर है? सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाए। क्या हेडिंग बनेगी? पावर सप्लाइड बाय बैटरी। वर्कशीट के प्रॉब्लम्स कुछ बचे हैं, ठीक है, वो हम लोग आखिरी में एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। शुभ संध्या, शुभ संध्या। क्या हाल है? सब लोग एक मस्त हेडिंग लगाए। मॉड्यूल कौन सा? पावर सप्लाइड बाय बैटरी। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बोलो भाई, क्लियर डेफिनेशन। पावर, पावर समझते हैं? आजकल सारा खेल पावर का है दोस्त, और पावर का नाम लिया रे पावर कट हो गया। क्लास शुरू हो गया, पावर धोखा दे गई। तो पावर, पावर मतलब समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर सप्लाइड बाय बैटरी। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड एज पावर। तुम जीवन में क्या काम करते हो, नो डाउट इंपॉर्टेंट होता है, बट उस काम को किस रेट से करते हो, राइट? समटाइम्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस रेट से तुम कोई काम करते हो उस रेट को हम पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड एज पावर। जैसे मान लो, हाँ बचे हैं, है ना। एक साथ ले लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस बचे हैं वो एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी थ्योरी उड़ा देता हूँ। मौसम क्या है, अच्छा है तो, है ना, ये थ्योरी पढ़ने वाला मौसम है। ठीक है, तो ऐसा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रैक्टिस लैब है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रैक्टिस लैब है, कोई स्टूडेंट मान ले उस प्रैक्टिस लैब को 4 घंटे में बनाता है, कोई मान ले 4 दिन में बनाता है, तो बोल सकता हूँ जो 4 घंटे में बनाया वो ज्यादा पावर सप्लाई कर रहा है। रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड एज पावर। आप किसी भी काम को जितनी ज्यादा रेट से करेंगे, जितनी फास्टर रेट से करेंगे, जितनी जल्दी जल्दी करेगा, और आसान भाषा में जितने कम समय में करेगा, तो उतनी ज्यादा पावर सप्लाई करेगा। तो उसी तरह से बैटरी का भी पावर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, राइट? जैसे मान ले एक बैटरी है, EMF E, current supplied by the battery is I. Then the power supplied by the battery is defined as power supplied by this battery is defined as product of EMF of battery and current supplied by the battery. Clear है? Battery of EMF E, current supplied by the battery I, तो power supplied by the battery is defined as product of क्या? EMF of battery and current supplied by battery. 2 लाइन का प्रूफ है, पहले देना चाहता। फॉर्मूला क्या है, कहां से आ रहा है, तो सब लोग लिखें भाई, राइट ऑन डेरिवेशन में। पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज डिफाइंड एज power supplied by the battery is defined as
the rate at which work is done by the battery, the rate at which work is done by the battery, the rate at which work is done by the battery. तो ऐसा है, ऐसा देख, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते हो तुम लोग? The rate at which work is done by the battery, that is called as power supplied by the battery. मान ले बैटरी इतने समय में इतना वर्क डन कर रहा है, तो बैटरी कितनी पावर डिलीवर कर रहा है? W/T। इतने समय में इतना काम किया तो कितनी पावर सप्लाई की? इतना अपन उतना। छापते थे ना? कोई बताएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी? आवाज नहीं आई। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस में। कोई तो बोलो रे। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द बैटरी, डल रिस्पांस। Work done by the battery is defined as product of charge supplied by the battery and EMF of the battery. W बराबर QE। भूल गया रे, आवाज नहीं आई। रिकॉल कर पा रहे हैं? W बराबर QE। छापते चला, मैं लिखा था चलता हूँ। देखो आफ्टर द स्टेप वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन by the battery is given by, work done by the battery is given by, बोलो भाई, वर्क डन बाय बैटरी। ईएमएफ की डेफिनेशन में भी तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो तो वहां पे भी बताया था। ईएमएफ ऑफ बैटरी इज डिफाइंड एज व्हाट? वर्क डन बाय द बैटरी इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी एक यूनिट चार्ज से जितना वर्क डन करती है दैट इज कॉल्ड एज बैटरी का ईएमएफ। हो गया? W बराबर क्यू, वही तो है। W बराबर, तो वर्क डन बाय द बैटरी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो चिपका दे, बस हो गया ब्रो। दो लाइन में कुछ नहीं। देखो W की वैल्यू क्लियर हो सर? क्लियर? Q/T क्या हो जाएगा? करंट, राइट? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज विद टाइम। तो Q/T की जगह करंट चिपका दे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। Q/T की जगह I चिपका दिया तो A into I। क्लियर? So this is the expression of power supplied by the battery. अब इसमें दो मोड्स आते हैं। केस नंबर 1 एडिंग में अब देख, ये जो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े हैं P बराबर E into I, इसमें दो केसेस बनते हैं। पावर सप्लाइड बाय बैटरी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ द बैटरी। बैटरी का मूड कैसा है, अच्छा मूड है या थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है? मतलब बैटरी का मोड क्या है, बैटरी डिस्चार्जिंग मोड की है, बैटरी चार्जिंग मोड की है। हाँ समझ है ना, राइट? सब लोग केस नंबर 1 एडिंग है। इफ द बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग मोड, मॉड्यूल में ऐसे पढ़ता है, पता चलता है। सब लोग केस नंबर 1 देखो क्या है। If the battery is in discharging mode, ठीक है? पावर भी आज खेल खेल रहा है, ठीक है? तो देखो, अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में, डिस्चार्जिंग मोड मतलब अगर चार्ज या करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, बैटरी सेट टू बी इन डिस्चार्जिंग मोड। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, जैसे अभी है ना पावर कट है तो इन्वर्टर जो लगा है उसकी जो बैटरी है इट इज इन डिस्चार्जिंग मोड, ऐसा है। और जैसे ही पावर आ जाएगा तो बैटरी चार्जिंग मोड में चला जाएगा, ऐसा है। ठीक है? तो अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो यहाँ पे बैटरी एक पॉजिटिव पावर डिलीवर करती है ना? बैटरी के साथ जो पावर है ना इट इज प्लस E into I। तो क्यों पॉजिटिव होता है? तो दो लाइन का लॉजिक है। देखो फंडा वही है, पावर का मतलब क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन बाय द बैटरी। तुम लोग को याद आ रहा हो कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़े हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो क्या बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव होता है, प्लस QE।
अगर बैटरी चार्जिंग मोड में होती है तो क्या बैटरी का वर्क डन नेगेटिव होता है? डलर्स कांस्टेंट माइनस क्यू। यस सर। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन पॉजिटिव होने की वजह से जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देख, बैटरी जब डिस्चार्जिंग मोड में होता है तो वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव रहता है ना। तो देखो प्लस क्यू ई और क्यू बाई टी वही करंट हो जाएगा। क्यू बाई टी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ई इंटू आई हो जाएगा। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। छापता चला। बोलो भाई कितना हो गया? यस सर, डन। सब लोग गाड़ी मारना किस टू दो क्या बोलते हैं? इफ द बैटरी इज इन चार्जिंग मोड, बैटरी कौन से मोड की है? नेक्स्ट केस आया कि मान ले बैटरी चार्जिंग मोड में है। चार्जिंग मोड मतलब पता कैसे चलेगा? तो पता तो सही से चलेगा। कैसे? अगर चार्ज या करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एंट्री कर रहा है तो बैटरी सेट टू बी इन चार्जिंग मोड। यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे ये पावर आ गया तो चार्ज हो रही है ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाइड बाय बैटरी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या क्या नेगेटिव हो जाता है? तो देखो सिंपल लॉजिक है। पावर होता है रेट एट व्हिच वर्क इज डन। क्या यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला माइनस क्यू ही होगा? ये सुनो, तुम लोगों को कैपेसिटर में पढ़ाया हुआ है। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो वर्क डन बाय बैटरी क्या? प्लस क्यू ई। अगर बैटरी चार्जिंग मोड में रहती है तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाता है? माइनस क्यू ई। क्लियर है? तो सिंस वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा इसलिए यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाता है। टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव यहाँ पे था तो पावर पॉजिटिव, और यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। देखो ठीक है, फिर से चला गया डिस्चार्जिंग मोड में, पावर क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, गेम खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे ठीक है। तो माइनस क्यू डिवाइड बाई टी, चार्ज पर टाइम मतलब करंट हो जाएगा, तो पी बराबर माइनस। अब ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव पावर आया इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव पावर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव पावर? तो इनका मतलब थोड़ा समझें। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाइड बाय द बैटरी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब in the situation power is being supplied by the battery, power is being delivered by the battery. यहाँ पे बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। यहाँ पे जो बैटरी है ना पावर सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी भरेली है वो धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी नेगेटिव आ रहा है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव साइन? मतलब यहाँ पे पावर इज नॉट बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी, इंस्टेड इट इज कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। चार्जिंग मोड की है ना, अभी जैसे लाइट आएगी तो बैटरी चार्ज होना शुरू कर देगी, ऐसा है। तो चार्जिंग मोड की है, इसका मतलब वो पावर को सप्लाई नहीं कर रही, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन दिस बैटरी। सुनो, है ना, ये डिफरेंस है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर मतलब बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है ना, बैटरी की जो केमिकल एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर नेगेटिव मतलब हियर पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन दिस बैटरी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी which is stored in the battery। तो ये दोनों केसेस में एक फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस है छात्रों। बोलो भाई कितना हो गया?
Done, sir. जी सर, तो ये तो भाई एक बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी का। रेडी बना ले। अब हम लोग मूव करने वाले हैं, पूरा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी अमेजिंग टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट या थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक्चुअली जो करंट होता है वो 3 तरह के इफेक्ट्स जनरेट करता है, थर्मल इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसमें जो पहले 2 इफेक्ट्स तुमने सुने, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, करंट के ही चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो एक सेपरेट चैप्टर है, ऑल्दो वो उसी मॉड्यूल में है ना, इसी मॉड्यूल में बट वो सेपरेट चैप्टर है। तो सब लोग एक मस्त सेटिंग बनाए, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और कई सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बड़े मजेदार सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआईपी ठीक है, वीवीआईपी, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दे दे ठीक है, वीवीआईपी। ऐसे डेफिनेशन पढ़ाते चलते, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन। बोलो भाई, क्लियर है डेफिनेशन, क्या बोल रहा है? Yes, sir. Clear है, sir. क्लियर है, बहुत अच्छे। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लियर नहीं है सर। नहीं है मौसम अच्छा हो रहा है ना, नहीं है क्लियर एक मिनट रुक गया, आ जा रहे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इतना अच्छा मौसम क्लियर नहीं कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, एक मिनट बताओ, खाली हो गया तब तक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा। इधर तो देख, डेफिनेशन ये है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट या थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट का, कि बेसिकली ये एक फिनोमेना है, इट्स अ फिनोमेना इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बोलो मैंने क्या बोला, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट इज अ फिनोमेना इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। करंट आता है, हीट बनाता है, क्या बोला मैंने, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को ठीक है। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू हीट एनर्जी, जैसा कि हम लोगों को सबको पता है ना, बच्चे बच्चे को पता है, छोटे छोटे जो रहते हैं, पूछना कभी ठीक है, बताएगा, क्या बताएगा कि साहब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। क्लियर है, ऐसा है, तो वही कहानी है, राइट। यहाँ पे हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, किस फॉर्म से किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बना रहे हैं। तो ये साहब एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कराते हैं हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, करंट आएगा, हीट निकालेगा ठीक है, राइट। डेफिनेशन ये आई कि
when a current passes through a conductor, when some current passes through a conductor, it gets heated up and the phenomena is called as thermal effects of current, heating effects of current. बड़ा मजेदार फिनोमेना है रे, ध्यान से समझे, है ना। देखो जैसे मान ले मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमने करंट चलाई, इसमें हमने करंट पास की, इट गेट्स हीटेड अप, गर्मा गर्म हो जाएगा। राइट, समझ ना। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं ना, उनमें करंट कंटिन्यूसली दौड़ रही है, इलेक्ट्रिकल वायर है ना। इसमें करंट दौड़ रही है। फील लेने की कोशिश मत करना कि सर फील नहीं आई। कई बार फील लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है दोस्त। कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तुम्हारे घर में और तुम फील लेने के लिए थर्मल इफेक्ट्स की है ना, वायर को टच करके देख रहा है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है दोस्त, है ना। तो हर बार फील लेना ठीक नहीं है। राइट, इसको थियोरेटिकली समझें, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई दिस एट योर होम, ठीक है। राइट, अभी समझे पहले ध्यान से कंसेप्ट क्या है। करंट आ रहा है, हीट निकल रहा है, क्या मैंने बोला, डेफिनेशन क्या है। Whenever a current is passed through a conductor, it gets heated up, है ना। अमेजिंग फिनोमेना। आपने कंडक्टर में करंट चलाया, गर्म हो गया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने उसको करंट दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, गर्म हो गया, मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू हीट एनर्जी। करंट आ रहा है, हीट निकल रहा है। अब पूछोगे ऐसा होता क्यों है। Why when some current passes through a conductor, it gets heated up? तो बड़ा मजेदार है ना रीजन है। देखो क्या होता है भाई साहब, जैसे मान लो तुमने इस कंडक्टर में करंट चलाया, तो बोलने को हम बोल देते हैं करंट जा रहा है, बट असलियत में दौड़ भाग कौन करते हैं, मेहनत कौन करते हैं, आवाज नहीं आई। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स, असलियत में दौड़ भाग कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे तो उनके आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोलिजन्स होंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन रास्ता साफ है चला गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं तो इनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके आपस में कोलिजन्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीस कोलिजन्स, a part of electrical energy, a part of electrostatic energy of the system, it is lost in the form of heat energy. तो इन कोलिजन्स की वजह से सिस्टम की एनर्जी का एक पार्ट, एक पोर्शन, एक फ्रैक्शन लॉस हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो जो मेन कॉज है इट इज बेसिकली कोलिजन्स। तो दिस इज द रीजन कि अगर तुम कंडक्टर में कोई भी करंट पास कराओगे, राइट, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भागेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स की वजह से सिस्टम की एनर्जी का एक पोर्शन लॉस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जिसकी वजह से जो वायर है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। राइट, तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया रिगार्डिंग थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्यों कंडक्टर में अगर हम करंट पास कराते हैं तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। अब इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे आते हैं, क्या क्या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, क्या क्या फॉर्मूले अवेलेबल है। बोलो इतना हो गया, डन सर। तो अब जो है हम लोग इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे आते हैं, कौन कौन सा इसमें फॉर्मूला अवेलेबल है। जैसे मान ले अपने पास कोई कंडक्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई नेट, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मान ले करंट आई चल रहा है, क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, राइट।
तो इस कंडक्टर में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इस कंडक्टर में टी टाइम में इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे मान ले कोई कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, करंट आई चल रहा है, तो उस करंट के चलने की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी। तो उस हीट का एक्सप्रेशन ये है आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब करंट, आर मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस, टी मतलब समय है, टी मतलब टाइम वाला है। छापते चलो। टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? आएगा रे, जल्दी जल्दी आएगा ठीक है, आ जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट आया, क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज को पास कराते हैं, अगर किसी कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं तो उस चार्ज की जो एनर्जी है वो घट जाती है, लॉस हो जाती है, और यही जो एनर्जी लॉस्ट है ये हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझे कंसेप्ट को ध्यान से? जैसे मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, इसमें आपने करंट चलाई, या मान लो पॉजिटिव चार्ज, भाई करंट का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे मान ले कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आपने इधर चलाई, ये एक पॉजिटिव चार्ज इधर भागा, तो क्या हम बोल सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की जो एनर्जी है पक्का डिक्रीज हो जाएगी? कोई बताएगा ऐसा क्यों? अगर मान ले कंडक्टर में चार्ज चला रहा हूं तो व्हाई इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी उसकी हीट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ 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 वो तो ठीक है, वो तो हम लोग खैर फिनोमेना पढ़ ही रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट असलियत में उसका रीजन क्या है? सर कोल्यूशंस के कारण उसका पाथ बहुत हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो भाई साहब देखो, रीजन इसका ये है, अगर आप किसी भी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराते हैं, क्यों चार्ज की एनर्जी घट रही है? तो घटने का रीजन ये होता है, थोड़ा सा तुम लोगों को पीछे ले चलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रीजन, बट व्हाट इज द रिलेशन, हाँ हाँ बहुत अच्छा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी? कोई तो बोलो रे। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या पड़ता है? U बराबर QV। Potential energy is defined as product of charge and potential at the point where the charge is placed. जहां पे तुमने चार्ज बिठाया है वहां पे पोटेंशियल देखें, जो पार्टिकल बिठाया है उसका चार्ज देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। क्लियर है? U बराबर QV। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये चार्ज कहां से कहां जा रहा है? क्या पॉजिटिव चार्ज या करंट हमेशा जाता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल? आवाज नहीं। यस सर। यस सर। क्या पक्की बात है चार्ज का पोटेंशियल घट गया, एनर्जी घट गई? असलियत में ये लॉजिक है जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था समझे ध्यान से क्या फंडा है? जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव है, पूरा मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, हवा हवाई बात नहीं, पूरा मैथमेटिकली प्योर मैथ्स है ना। तो देखो चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां भागता है, या करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्ज अगर यहां से यहां जा रहा है तो चार्ज का पोटेंशियल घट रहा है, और V घटेगा तो पक्की बात है एनर्जी घटेगी, या सुनो ये फंडा है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप कंडक्टर में चार्ज पास करते हो, करंट पास करते हो, तो उसकी एनर्जी घट जाती है, और जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इट इज सेम एज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज पास करोगे कंडक्टर में, क्या होगा, तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, और जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगी, एनर्जी लॉस्ट, उतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी।
It is same as amount of heat produced. Actually, ये बेसिक आइडिया इन्वॉल्व है इन द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन. इसके डेरिवेशन के पहले ही तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझा दिया है. यही हम लोग अप्रोच घुमाने वाले हैं फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो पहले इतना छापना है, ठीक है. फिर हम लोग डेरिवेशन करते हैं. बोलो भाई, कितना छाप लिया? यस सर. देखिए, यस सर डन. तो आ जाओ डेरिवेशन में आ जाओ. लिखो डेरिवेशन में है, सब लोग लिखें. कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर. कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ resistance R carrying a current I net, carrying current I in it, carrying a current I in it, carrying a current I in it, having potential difference V, having potential difference V, having potential difference V. Again, if a small charge dq, a small charge dq passes through the conductor, passes through the conductor in small time dt, in small time dt, then the amount of energy lost by the charges, amount of energy lost by the charges. तो सब लोग थोड़ा सा समय और ध्यान दिया जाए. डेरिवेशन के लिए कुछ पकड़ लिया. जैसे मान ले कोई कंडक्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैरिंग करंट आई नेट, मान ले से अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक है बेटा. अब मान लेते हैं एक स्मॉल टाइम dt में, क्या माना, मान लो एक स्मॉल टाइम dt में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक भागा. क्या बोला मैंने? स्मॉल टाइम dt में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे भाग गया. तो बता सकते हो इस चार्ज की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी? तो देख, अभी भी जो हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, उसे को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. उसी एक्सप्रेशन को कैन वी राइट इट लाइक दिस. आवाज नहीं आई. U बराबर QV, तो डेल्टा U बराबर Q डेल्टा V. थोड़ा डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो जाता है. U बराबर QV, तो क्या अब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U बराबर पोटेंशियल में रिलेशन क्या पड़ता है, U बराबर QV. तो अगर चार्ज का पोटेंशियल आप डेल्टा V से चेंज कर देते हो तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q डेल्टा V. डबल रेस्पॉन्स. यस नो, ये बात समझ में आती है? यस सर. यस सर. ये देखो, जिनको नहीं समझ में आती है सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है. राइट. देख, देखो जहां पे चार्ज बैठा है वहां पे पोटेंशियल देखो, जो पार्टिकल उसका चार्ज देखो, मल्टीप्लाई कर दो. तो मान ले चार्ज इनिशियली एक ऐसे प्लेस पे है जहां पे पोटेंशियल V1 है, तो उस चार्ज की उस पोजीशन में पोटेंशियल जी कितनी, QV1. अब चार्ज को वहां से उठा के किसी दूसरे पोजीशन पे बैठा दे जहां पे मान ले पोटेंशियल V2 है, तो उस चार्ज की उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U2 बराबर Q into V2. ठीक है, दोनों उड़ा दे, होगी कुछ है थोड़ी सी. 10 माइनस 10, LHS माइनस हो जाते हैं, RHS माइनस हो जाते हैं. ये समझ.
10 माइनस 10, क्यू बाहर निकाल लिया, 10 माइनस 10, ये होगा चेंज इन पोटेंशियल, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। हो गया। ये सब पुराने फंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंड है। ठीक है, बारिश में सारे धुल गए फंड है। ठीक है, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, देखो क्या क्या धुलता है। ठीक है, जेई में नीट में बहुत समय है। ठीक है, संभाल के रखना है, धुलना नहीं देना है। ठीक है, मेमोरी में वो सारी चीजें स्टोर रखनी है। ठीक है, डिलीट नहीं करना है कि 2 महीने पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उड़ गया था, है ना, सब स्टोर रखना है। अब इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ना कि भाई साहब चार्ज का पोटेंशियल आप डेल्टा वी से चेंज किए तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई डेल्टा यू। रुक जा, इसको क्या मैं डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। कितना चार्ज तुमने कितना चार्ज चलाया, तो भाई साहब चार्ज को मैंने चिपका दिया डीक्यू। डेल्टा वी उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है जिनके बीच में चार्ज को आप ले जा रहे हैं। चार्ज को हम ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में ले जा रहे हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी उन दो पॉइंट के बीच का, जैसे चार्ज को मान ले यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है, उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो के बीच में चार्ज मूव कर रहा है। अब तुम्हारा चार्ज कौन दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, तुम्हारा चार्ज इन दो पॉइंट के बीच में मूव करता है। इन दो पॉइंट के बीच का बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना, क्लियर भाई, मान लिया इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर। अच्छा, चार्ज की मान ले डिफरेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो डी, छोटा सा चार्ज है, सारी वैल्यू छोटी छोटी है। कितना चार्ज भागा तो क्यू मतलब डी क्यू। चार्ज का पोटेंशियल कितना से चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज वी। करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, क्लियर, छापते चले। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। यहाँ पे डी क्यू कितना रखेंगे, वी कितना रखेंगे, है ना, डी यू कितना रखेंगे। बोलो भाई कितना होगा। Done, sir. Yes, sir, done. अभी तो उसके आगे लिखो आफ्टर द स्टेप, amount of energy lost by the charges, amount of energy lost by the charges same as amount of heat generated in the circuit, amount of heat generated in the circuit। तो हमने ये देखा इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर dq चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ले जाओगे तो उस चार्ज की इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी, और क्या इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट सेम एज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है बेटा, एक्चुअली एनर्जी को ना हम लोग यू से डिनोट करते हैं, हीट को हम लोग एच से लिखते हैं। तो कुछ नहीं, जहां पे डी यू देख रहा है ना, डी एच चिपका दे, कुछ नहीं करना है। जितनी एनर्जी चार्ज की लॉस हुई उतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में। तो कुछ नहीं, डी यू की गए डी एच चिपका देना है। अब इसमें सवाल आया कि भाई सब डी क्यू क्या रखेंगे, वी क्या रखेंगे। तो देखो करंट हम सब पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसा सोच इस कंडक्टर में कितना चार्ज भागा, डी क्यू, कितना समय में भागा डी टी। अरे तो करंट नहीं हो जाएगा डी क्यू बाई टी। ये सुनो, कंडक्टर से इतने समय में कितना चार्ज भाग गया तो कितना करंट दौड़ा, डी क्यू बाई टी। यहाँ से डी क्यू आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से भाई साहब डी क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया ना, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो एक तो डी क्यू ही चिपका देंगे, बच्चा वी। व्हाट इज वी हियर, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ओम्स लॉ घुमाते हैं, वी बराबर है यार, आवाज नहीं है। ये सुनो, वी की जगह है, वी की जगह यहाँ पे आई आर चिपका दे। छाप लो, छाप लो, पहले इतना छापो, इतना छापो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर हो जाएगा V बराबर आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसको थर्ड मान लेते हैं, 1 2, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे चिपका दें, डी क्यू कितना है और V कितना है। ठीक है, हो गया।
putting the values of v and dq इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर, ठीक है भाई साहब। तो देखो dh बराबर dq कितना हो गया, है ना, v कितना हो गया, बोलो भाई, क्लियर है। तो उसमें dq मतलब हो गया i dt, ठीक है, और v की जगह क्या चिपका दिया, तो देखो, तो dh की वैल्यू ऐसे ले लो, क्लियर भाई, i इंटू आई स्क्वायर हो गया ना, r इंटू डी टी। पहले इसका मतलब समझे, ये जो dh निकाल रहे हो आई स्क्वायर आर डी टी, व्हाट डज इट मीन, इधर देख, इसका मतलब दोस्त ये है कि मान ले कोई कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई नेट, ठीक, तो इस करंट की वजह से इस रेजिस्टर में इस छोटे से टाइम में इतनी अमाउंट ऑफ छोटी सी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, वही जो तुमने सुना कि मान ले कंडक्टर में आई करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस कंडक्टर में इस करंट की वजह से छोटे से टाइम dt में इतनी छोटी सी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, आई स्क्वायर dt। पूरी प्रोसेस में टोटल हीट निकालने के लिए, ये तो भाई छोटे से टाइम में छोटा सा हीट है, पूरे इंटायर प्रोसेस में टोटल हीट निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। ये सुनो, इसके बाद लिखें आफ्टर दिस, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द होल प्रोसेस, total heat produced in the whole process is, बोलो भाई, टोटल हीट निकाल लो, समझ में आ गया इंडिकेट क्यों कर रहा है। ये तो वैसी कहानी है, छोटे से इंटरवल में छोटा सा वर्क डन निकाल रहे हैं, फिर पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। ये सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े ना हम लोग, पोटेंशियल का डेरिवेशन ऐसे तो किया था, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेता आ रहा है, तो हमने छोटे से इंटरवल में छोटा सा वर्क डन निकाला था, पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट किया था, वही कहानी तो है ना। छोटे से इंटरवल में छोटा सा हीट ये है, पूरी प्रोसेस में नेट हीट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान ले तुम्हें हीट निकालना है फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर t, क्या बोला मैंने, पूछता है इधर देख, मान ले मैंने 10 सेकंड तक करंट चलाई, तो बता t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ हीट मिली, तो वही कहानी रहे। मैं देखना चाहता हूँ हीट प्रोड्यूस इन दिस रेजिस्टर फ्रॉम t को 0 टू t इक्वल्स t, तो मान ले लिमिट मैंने चिपका दी, t बराबर 0 से t बराबर t, है ना। आई स्क्वायर आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, ठीक है, कुछ नहीं है, 1 मान ले, 1 का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, आवाज नहीं है ना, तो बोलो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या पड़ता है, x, तो 1 का t के रेस्पेक्ट में t, लिमिट चिपका दे, हो गया। तो ऐसे मैं आई स्क्वायर आर अपर माइनस लोअर लिमिट इट इज आई स्क्वायर आर टी, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक, फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया। एक कंडक्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट आई नॉट, तो उस करंट की वजह से t समय में रेजिस्टर में इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, कितनी, आई स्क्वायर आर टी, बोलो कितना होगा। अब यही जो एक्सप्रेशन है, इसको हम कुछ और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये तुम लोग एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, आई और आर के टर्म्स में है, इसी को वी और आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी को वी और आई के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ पा रहे हो। ये देख, जैसे मान ले कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है साहब, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, करंट आई है, ओम्स लॉ घुमाते वी बराबर आई है, ठीक है भाई साहब, v बराबर, अब जैसे मान ले i को एलिमिनेट कराना है, तो इसी में समझ ले बात में चाहते हैं, i की जगह v बाय r चिपका रहा हूँ, i की जगह v बाय r, तो देखो v बाय r इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू 11 निपटा दे, तो ये भाई साहब दूसरा फॉर्मूला है, क्या, v स्क्वायर बाय आर टी, क्या यार, v स्क्वायर बाय आर टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत शानदार फॉर्मूले हैं, ठीक है।
वन मोर एक और फॉर्म में फॉर्मूला आया। वन मोर फॉर्मूला देख, आई आर की फॉर्म में देख लिया, वी आर की फॉर्म में देख लिया। अब आर एलिमिनेट करा दे तो वी और आई के फॉर्म में देख लोगे, है ना। तो देखो, तो वैसा वी बराबर आई आर पढ़ते हो, आर को चिपका दे वी अपॉन आई। ये सुनो, यहीं पे जहां पे आर दिख रहा है देख, आई स्क्वायर समझ ले, बाद में छाप लेना। तो देख, आई स्क्वायर आर की जगह वी बाई आई चिपका दिया है, तो आई आई उड़ जाएगा। हाँ वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी नाम सुना है तुम लोगों ने? You might have heard about it, VIT। आवाज नहीं आई? Yes, sir. क्या? Vellore Institute of Vellore Institute of Technology। अच्छा, मतलब in terms of private colleges, it's a very good college. I mean, it's ranking almost equivalent to some of top NITs। अच्छा कॉलेज है। बट अगर अच्छा तुम्हें ब्रांच मिलता है, I mean CS मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, then only, है ना, ऐसा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी अनफॉर्चुनेटली जेई मेंस में, है ना, पेपर जो है तबाह हो जाता है, अच्छी रैंक नहीं आती, तो वो राइट वीआईटी में, वीआईटी इंस्टीट्यूट्स लाइक वीआईटी है सारे में, है ना, दे आर वेरी गुड कॉलेजेस, बट ओनली फॉर, है ना, टॉप ब्रांचेस, ठीक है, जो टॉप 3 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में फॉर्मूले हैं दोस्त, जो अपने को याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी और वीआईटी, है ना, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना चैप्टर कराएगा? बोलोगे कितना हो गया? सब लोग मॉड्यूल वापस आए, नोट में कुछ कुछ बातें हैं, पढ़ते चलो, पढ़ते चलते सब लोग, नोट वापस पहुंचो। देखो, नोट का जो पहला पॉइंट बोलता है, ये जो हम लोग 3 फॉर्मूले घुमाते हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी, वी आई टी, इनकी वैलिडिटी सिर्फ तब तक है, कब तक? जब तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, जब तक वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट वेरिएबल है, से इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ समय, टाइम का फंक्शन है, तो ये सारे के सारे जो वीआईटी आईटी उड़ जाते हैं। वीआईटी की जरूरत तो उन बच्चों को पड़ती है भाई, जिनका जेई मेंस में परफॉर्मेंस काफी शानदार हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो अगर करंट मान ले वेरिएबल है, समय का फंक्शन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों के तीनों फॉर्मूले उड़ जाएंगे? ये सुनो, समझो ध्यान से, ये जो 3 फॉर्मूले तुमने देखे, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी, समझ लो बात में अपना, समझो समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ठीक है। वीआईटी, इनकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ कब तक? जब तक करंट कांस्टेंट है दोस्तों। जैसे मान ले करंट जो है समय का फंक्शन है, भाई तुम लोग याद करो, इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया है? इंटीग्रेट करके किया था, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। अब करंट कांस्टेंट था तो आई बाहर आया था, और फिर तुमने इंटीग्रेट किया और लिमिट लिमिट चिपकाई। अब सोचिए करंट कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल करंट, से इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये बाहर थोड़ी आ पाएगा, तो फिर तुम्हें इंटीग्रेट करके ही हीट निकालनी पड़ेगी। तो क्या यही जो फॉर्मूला है ये हमारा जनरल फॉर्मूला है? ये सुनो, ये तो बाद में रिड्यूस हुआ है, ओनली फॉर कांस्टेंट करंट, आई कांस्टेंट तो ये बाहर आ गया, है ना, 1 का टी के रेशनल टी, लिमिट लिमिट चिपका दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर तो करंट कांस्टेंट है देन ओनली यू कैन यूज दिस रिजल्ट्स। जैसे मान ले अगर करंट वेरिएबल है, से फंक्शन ऑफ समय, वेरिएबल करंट है, तो ऐसे केस में इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर टी। ऐसे केस में हीट निकालने के लिए यू नीड टू इंटीग्रेटेड। भाई करंट कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, 1 का टी का रेशनल टी अपर माइनस लो लिमिट, वही तो आ जाएगा आई स्क्वायर टी, है ना। तो ध्यान रखें, अगर करंट कांस्टेंट तभी ये तीनों फॉर्मूले घुमाएंगे, करंट वेरिएबल तो हीट को इंटीग्रेट करके निकालते हैं। क्लियर? सब बोलो भाई, कितना हो गया?
Done, sir. ये तो पहला हो गया, पॉइंट नंबर 2 देख ले सब लोग, नोट का सेकंड पॉइंट देखें। यस, दूसरा पॉइंट क्लियर। यहां पे एक डिफरेंस आया इन बिटवीन कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। देखो तीनों सर्किट के जो एलिमेंट्स हैं, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है या फिर इंडक्टर। इंडक्टर तो खैर अभी हम लोग किए नहीं है, ईएमआई में पढ़ेंगे, है ना। इन तीनों एलिमेंट्स में से दो जो एलिमेंट्स हैं, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, ये अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एनर्जी को स्टोर कर ले जाते हैं। जैसे एक कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, एक इंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड में अपनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने अनलाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर के पास अपना ऐसा कुछ होता नहीं है जिसमें वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर ले जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक रेजिस्टर कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता है। इट ऑलवेज डिसिपेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हमेशा एनर्जी को लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। जैसे आपके पास कैपेसिटर है साहब, तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट स्टोर्स एनर्जी। तुम लोगों को याद आ रहा हो कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। जैसे ये कैपेसिटर का है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जो रिमेंबर 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो बताएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ क्यू। ये 3 फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे, राइट। इसी तरह से हम लोग ईएमआई में पढ़ेंगे फॉर इंडक्टर। एक इंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है। अनलाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर के पास ऐसा कुछ होता नहीं है जिसमें वो अपना एनर्जी स्टोर कर पाए। इसलिए एक रेजिस्टर में अगर आप करंट पास करते हो तो हमेशा एनर्जी को लॉस कराता है, डिसिपेट कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये देख, एक जो रेजिस्टर होता है ये एनर्जी को लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ये मान ले तुम्हारा रेजिस्टर है, इसमें आपने करंट पास किया, तो जो भी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी इट इज कंप्लीटली लॉस एज हीट। ऐसा है जैसे आपने मान लो बैटरी के अक्रॉस ये कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया, तो बैटरी ने उसको जो एनर्जी दिया वो उसने स्टोर करके रख लिया। इसके साथ ऐसा नहीं है, आप इसको एनर्जी देते जा रहे हो और ये कंप्लीटली लॉस करते जा रहा है, स्टोर करने का कुछ है नहीं इसके पास, है ना। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी दे रहे हो इट इज कंप्लीटली लॉस एज हीट। ऐसा है, तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। बोलो भाई, कितना हो गया? अब आते हैं हीट के यूनिट एंड डायमेंशन पे। रेडी मान लो, यूनिट ऑफ हीट क्या हेडिंग पड़ेगी? हीट का यूनिट क्या है? तो देखो ऐसा, यूनिट ऑफ हीट का यूनिट क्या होता है? बोलो भाई, क्या विचार है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? देखो हमेशा ध्यान रखें, हाँ हाँ, हमेशा ध्यान रखो कि दुनिया में जितने भी तरह के वर्क डन्स हैं, जितने भी फॉर्म की एनर्जीज हैं,
जितने भी तरह की हीट्स हैं इन सबके यूनिट बराबर होते हैं, इन सबके डायमेंशन बराबर होता है। यूनिट क्या है? जूल। डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2। देख, यूनिट ऑफ हीट, ठीक है भाई। तो चाहे वर्क डन हो, है ना, तीनों के लिए ध्यान रखें, ये तीनों का है क्या, चाहे वर्क डन हो, चाहे किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, तब सवाल में बिड़ू। तो वर्क है, एनर्जी है, हीट है, इन तीनों का सब यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। यहाँ पे स्पेशली फॉर थर्मल एनर्जी एक और इसका यूनिट निकाला गया। जैसे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब CSEB वाले आते हैं घर पे, यू नो, तुम्हारे घर में मीटर वीटर लगाने के लिए, है ना राइट, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, तो वहां पे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो kWh में मेंशन करता है। तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का CSEB वाले जो बिल भेजते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें Yes, जो sir. एनर्जी कंजम्पशन है ना वो जूल में नहीं लिखता है, वो kWh में लिखता है। कभी देखना तुम्हारे घर में कोई बिल पड़ा हो, है ना इलेक्ट्रिसिटी का, राइट, तो उसमें ध्यान से नोटिस करना, वो kWh में लिखता है कि साहब तुम्हारे घर में इतना लोड है, 10 kWh के बराबर का लोड है, 100 kWh के बराबर का लोड है, एक बार नोटिस करना है ना। तो स्पेसिफिकली वो हीट एनर्जी के लिए एक नया यूनिट उसने डिफाइन किया, क्या, kWh बोलता है। इसका फुल फॉर्म है किलो वॉट आवर। क्या बोलता है? किलो वॉट आवर। और रिलेशन ये होती है, रिलेशन बिटवीन kWh और जूल ये रहता है, क्या कि साहब 1 किलोवाट आवर में 3.6 टन पावर 6 इतना जूल। दो लाइन का है, कैसे कैसे आता है बताता हूँ, पहले समझ। अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाओगे तो कई बार kWh चिपका देगा, तो भाई साहब, है ना, कन्वर्जन फॉर्मूला याद रखना है, एक kWh में कितने जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो देखो क्या है, कैसे कैसे आ रहा है, किलो वॉट आवर। अब समझो समझो, अब किलो है, एक किलो में कितने मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, आई मीन 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, है ना। तो ऐसे ही 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000, है ना। तो देखो 10 पावर 3, ये मैंने वॉट और आर में चिपका दिया, ये सुनो आवाज में, किलो है ना रे, 1000 वॉट और आवर। अब देखो, क्या मैं वॉट को लिख सकता हूँ जूल अपॉन सेकंड, डालो सोच, क्या मैं Yes. वॉट को लिख सकता हूँ जूल पर Yes, सेकंड? sir. वॉट भाई साहब पावर का यूनिट होता है। पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। तो देखो ये क्या है, जूल, ये क्या है, सेकंड, जूल पर सेकंड, यही तो होता है वॉट ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल पर सेकंड, इसी को हम वॉट बोलते हैं। वॉट मतलब जेम्स वॉट, जेम्स बॉन्ड नहीं ठीक है, जेम्स बॉन्ड की थोड़ी इन्वेंशन है, जेम्स वॉट की इन्वेंशन है। जेम्स बॉन्ड तो बस एक्शन करता है, ठीक है धाम धूम धाम, ठीक है ऐसा है जेम्स वॉट साहब की, ठीक है। तो देखो जूल पर सेकंड, उसको वॉट चिपका दिया है। अच्छा, एक आर में, एच मतलब वो आर वाला है, एक आर में हाउ मेनी सेकंड्स, 1 आवर है 60 मिनट, 1 मिनट है 60 सेकंड, तो हो गया ना, 60 60 3600, ये सेकंड सेकंड उड़ जाएगा, तो है ना। तो देखो 10 पावर 3, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3.6 इंटू 10 पावर 3, अब जी 3.6 10 पावर 3, वही तो है 3600, और ये जूल में आ गया, किसमें आ गया, तो देखो 1 किलोवाट आवर फाइनली कम्स आउट टू बी, क्या किया नहीं समझा, मल्टीप्लिकेशन बार बार जोड़ जाएंगे, 3 + 3 कितना, तो याद रखें भाई, है ना, कई बार अभी तुम लोग सवाल बनाओगे तो जरूरत पड़ेगी, है ना, कन्वर्जन फैक्टर याद रखें, ठीक है। 1 किलोवाट इज 1 किलोवाट आवर इज 3.6 10 पावर 6 जूल। बोलो भाई, चल रहा है, हो गया। आगे बढ़ा दे, हेडिंग बना ले, डायमेंशंस ऑफ हीट, ये हो गया हीट का यूनिट। अब आते हैं हीट के डायमेंशनल फॉर्मूला। यस, ठीक है। तो देखो डायमेंशंस हीट के
तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, दुनिया में जितने भी फॉर्म के वर्क डन्स हैं, जितने भी फॉर्म की एनर्जीज हैं, जितने भी फॉर्म के हीट्स हैं, इन सबके यूनिट बराबर, इन सबके डायमेंशन बराबर। यूनिट क्या? जूल। डायमेंशन क्या है ना? तो देखो, चाहे आपका एनर्जी हो, चाहे आपका वर्क डन हो, और चाहे आपका हीट हो, इन सबका डायमेंशन बराबर होता है। चाहो तो वर्क डन से निकाल भी सकते हो, है ना? जो वर्क डन का वही हीट का वही एनर्जी का, है ना? तो वर्क डन का तुम सब लोग फॉर्मूला पढ़ते ही, F इंटू डी इंटू cos थीटा, ठीक है? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का, cos थीटा तो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड है, इट्स अ नंबर, यूनिट एंड डायमेंशन बस। फोर्स और डायमेंशन क्या पढ़ते हो? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, आर्क है, रेडियस है, रिच हो गया। तो वर्क डन का, ठीक है, और जो वर्क डन का वही हीट का वही एनर्जी का। क्लियर है? छापते चलो। बोलो भाई। कितना होगा? Done, sir. छापी? चल, तो अब देखो इसके आगे की जो कहानी है, सब लोग मॉड्यूल वापस है, रेडी बनाए। पावर डिसिपेट अंदर रसों होते हैं, इसी से रिलेटेड एक दूसरा कंसेप्ट आया है ना, ये कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, इट्स ऑल अंडर द सेम टॉपिक। क्या? विच टॉपिक? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसी के अंडर में ये भी चल रहा है ना? रेडी बना ले। पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, देखो क्या बोलता है। जैसे हम लोग हीट पढ़े ना, वैसे ही पावर भी रहता है। तो आओ देखो क्या भाई, तो ऐसा है, अभी तक हमने ये सीखा कि अगर आप किसी भी रजिस्टर में करंट को पास कराएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है? एनर्जी लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो कंडक्टर है वो हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मा गर्म हो जाता है ठीक है? तो इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। पावर डिसिपेटेड, पावर का मतलब क्या है? Power dissipated in the resistor simply defined as the rate at which heat is dissipated. हीट निकल रहा है, जैसे ये मान ले कंडक्टर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, तो हीटिंग हो रही है, हीट निकल रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट किस रेट से हीट लॉस हो रहा है, दैट रेट इज कॉल्ड एज पावर डिसिपेटेड इन द resistor. The rate at which heat is dissipated in the resistor, that is called as power dissipated in the resistor. तो पावर का मतलब आसान भाषा में क्या है? पावर का मतलब आसान भाषा में रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। मान ले कितने समय में कंडक्टर में इतनी हीट मिली तो कितनी पावर जनरेट हुई, P बराबर H/T। तो H के तुम लोगों को याद आ रहा हो, अभी भी हम लोग थोड़ी देर पहले 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे, I²RT, V²/RT और VIT। बोलो मैंने क्या बोला? सेम टू सेम, ठीक राइट? तो हीट के 3 फॉर्मूले यहाँ पे चिपका दो। तो जैसे हीट के 3 फॉर्मूले पढ़े हो, हीट डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, उसी तरह से पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर के भी 3 एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो देखो मैं चिपका रहा हूँ, देखो हीट का अगर ये वाला फॉर्मूला चिपकाता है तो वैसा पावर क्या हो जाएगी, है ना? पहला फॉर्मूला। ऐसे ही बाकी दोनों चिपकाते हैं, ठीक है? हीट का अगला फॉर्मूला क्या है? इट इज V²/RT। तो पावर क्या हो जाएगी? इट इज V²/R। और आखिरी आखिरी है VIT। तो VIT क्या है? हीट का अगर तुम ये वाला घुमाते हो तो पावर सा दिया जाएगा VIT/, ठीक है? ऐसा है।
तो ये तीन फॉर्मूले अपने को याद रखना है। कौन कौन से? आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाय आर। बोलो भाई, इतना छाप लिया। सर हाँ बोलो। सर ये जो दो फॉर्मूला है सर, उसमें एक सर अगर रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो सर फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से हीट जीरो होना चाहिए सर, लेकिन सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से हीट इनफाइनाइट होना चाहिए। हाँ तो सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले तो बता, रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? ठीक है, वो सब है ना मन गढ़ंत बातें हैं। आइडियल गैस हो सकता है क्या? राइट। आइडियल लिक्विड हो सकता है क्या? आइडियल कंडक्टर हो सकता है क्या? सिर्फ हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये एक बात हुई। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, है ना। सवाल आया कि हमें क्या पता कब कहाँ कौन सा कैसा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, हीट के हम लोग वैसा तीन फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? ठीक है भाई साहब। इसी तरह से पावर के भी तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से? आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू आई। ठीक है भाई साहब। अब पूछा जाए कि साहब हमें कैसे पता चला, है ना, कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला घुमाना है, when to use this, when to use this, when to use ऐसा है। तो देख, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्या लॉजिक है भाई साहब? एक बात बता, अगर करंट गिवन है तो ऑब्वियस सी बात, देख आई गिवन है, आर गिवन है, तो इस फॉर्म में घुमा दे। अगर वी गिवन है, आर गिवन, तो इस फॉर्म में घुमा दे हीट निकालने के लिए। वी गिवन है, आई गिवन है, ठीक है, एच निकालना है तो इस फॉर्म में घुमा दे। तीनों गिवन है तो किसी फॉर्म में घुमा दे, कुछ नहीं गिवन तो बैठे रहो जैसे। ठीक है, ऐसा है। असलियत में देख लॉजिक क्या है, असलियत में जो उसका रीजन है, अब उस पे आ रहे हैं। क्या होता है कि जब हमें सीरीज में हीट कंपेयर करनी होती है, we use this because in series current is same। असलियत में वो रीजन है ना। ठीक है, if two resistors they are joined in parallel and we want to compare the heat produced in the resistor, you need to use this formula, the response। yes or no? यस सर। असलियत में वो कहानी Yes, sir. है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम हो जाता है। तो पैरेलल में बोलेगा H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ऐसा है। और सीरीज में बोलेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो कंफ्यूज मत हो कि साहब हमें कैसे पता चलेगा ये घुमाएगा कि ये घुमाएगा। ठीक है, तो अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, एक R1 है, एक R2 है, ठीक है, पूछता पता किस रजिस्टर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्या पूछ रहा है? किस रजिस्टर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस रजिस्टर में ज्यादा हीट निकलेगी जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, क्योंकि सीरीज में आई सेम है, टी सेम है, H प्रोपोर्शनल टू R। यस नो? अच्छा, यस पैरेलल में उल्टी कहानी हो जाएगी रे। मान ले वी आर हैविंग टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम वोल्टेज सोर्स। तो पैरेलल में यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, क्योंकि वहां पे वोल्टेज सेम है, अब V सेम है, T सेम है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो वो रजिस्टर ज्यादा हीट डिलीवर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। अब फंडा क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। देखते हैं, ऐसे देखते हैं, है ना। वो कंपेयर करने के लिए फिर हमें, है ना, देखना पड़ता है कि हाँ भाई सीरीज है तो हमें पता है करंट सेम है, तो ये घुमा दे। वैसे जनरली तुम लोग देखोगे ना, इस प्रोफाइल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें जनरली ना पैरेलल में डालता है, और वहां पे हम लोग वोल्टेज सेम मान के चलते हैं। तो सबसे ज्यादा तुम्हें, है ना, इसका यूज मिलेगा। बाकी नो डाउट, है ना, Sir, सीरीज, अगर सीरीज में है तो हम इसका यूज करते हैं, ऐसा है। हाँ हाँ सर ये लास्ट वाला पॉइंट जो रेजिस्टेंस कम होगा तब हीट ज्यादा होगी, वो वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ, बहुत अच्छा। अगर वोल्टेज सेम है, टाइम सेम है, V सेम है, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R जितना छोटा, हीट उतना बड़ा। क्लियर ओके भाई? सर। चलो बहुत अच्छे, सब लोग नोट में आ जाए। देखो क्या क्या बोलते हैं नोट में। देखो क्या बोल रहा है नोट में। क्लियर भाई?
देख बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है जैसा हम लोग हीट में देखे थे। चला गया? एक मिनट, ठीक। देख जैसा हम लोग हीट में कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या आई स्क्वायर आर टी है, वी स्क्वायर आर टी है, वी आई टी है, इनकी वैलिडिटी कब तक रहती है? जब तक करंट कांस्टेंट है। वही कहानी पावर में भी है। पावर के ये जो तुम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हो, इनकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? एज लॉन्ग एज आई इज कांस्टेंट। ये सुनो, आवाज नहीं आई। देख क्या होता है, यस सर। ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले कैसे, है ना, ये जो फॉर्मूले हैं, इसके डेरिवेशन बहुत काम के होते हैं। लोग ऐसा मत सोचना कि सर बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं टाइम पास करने के। तो फंडे तुम्हारे तभी क्लियर होंगे जब तुम डेरिवेशन समझोगे। तो भाई समझे ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला चिपका के तुम्हें बताया था आई स्क्वायर आर टी होता है तो फिर हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। तो डेरिवेशन बहुत काम के होते हैं। वहीं से तुम्हें ये सारे छोटे छोटे जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो तुम्हारे क्लियर होंगे। हमने ये फॉर्मूला कैसे निकाला है, एच की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी चिपका के, टी उड़ गया था, आई स्क्वायर आ गया। लेकिन भाई साहब ये भी तो सोचो, आई स्क्वायर आर टी घुमा कब सकेगा? सिर्फ और सिर्फ जब करंट कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला निकालना कैसे है, वी स्क्वायर बाय आर टी, कब घुमाएगा? जब करंट कांस्टेंट है। ऐसे ही है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो तुम लोग 3 फॉर्मूले पढ़ रहे हो, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर, वी आई, इनकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ तब तक रहेगी, इनकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ तब तक रहेगी जब तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। मान ले करंट वेरिएबल है, समय का फंक्शन है, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। सुना ध्यान से, अगर कंडक्टर में पास करने वाला जो करंट है ना, वेरिएबल है, जैसे मान ले इस तरह का कुछ दे देगा, अभी तुम लोग सवाल बनाओगे, आई बराबर 2t, समय का फंक्शन दे दिया, ठीक है। करंट वेरिएबल है, मतलब इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ समय, तो ऐसे केस में यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। देख कैसे निकालना पड़ेगा, समझ ले बाबू साहब ना। पावर पड़ता क्या है, ऐसे तो निकाला रे, आई स्क्वायर आर टी चिपका दिया तो, है ना, वी स्क्वायर बाय आर टी चिपका दिया तो ये आ गया, है ना, वी आई टी चिपका दिया तो, है ना। अब सोचो, जब करंट वेरिएबल होता है तो हीट निकालते कैसे हैं? इंटीग्रेट करके। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। ये सुनो, इस फॉर्मूले को, बहुत काम का फॉर्मूला रे, है ना, इसको संभाल के रखना। एसी में भी यूज होगा, एसी समझता है, ऑल्टरनेटिंग करंट ठीक है, एसी में भी उसको यूज करेंगे। तो कुछ नहीं, हीट का फॉर्मूला चिपका रहा हूँ, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, समय मान ले 0 तो पावर दोस्त फिर तुम यहां से निकालोगे, ऐसा है, ठीक है। अगर करंट कांस्टेंट तो ये चिपकाते हैं, करंट वेरिएबल है तो पावर को इस तरह से निकालना पड़ेगा, हीट अपॉन टाइम, और हीट को इंडिकेट करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? चलो बोलो भाई, इतना चाह लिया। हाँ वो डिपेंड करेगा, वो देख क्या है, डिपेंड करेगा, है ना, कि आप रजिस्टर में करंट कांस्टेंट रखना चाहते हैं या रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट करना चाहते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था ना कि आर 0 डाल रहा है तो यहाँ से मेरा आंसर 0 आ रहा है आर 0 डाल रहा है तो मेरा आंसर यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है, ना 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 ना, है ना। तो इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, वो क्या कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है ना। अगर मान ले उसने रजिस्टर में करंट कांस्टेंट कर रखा है तो आर 0 करेगा तो पावर 0 आएगी अगर मान ले वो बोलता है कि रजिस्टर के अक्रॉस का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर रखा है, तो यू नीड टू यूज दिस फार्मूला, वी स्क्वायर बाय आर, फिर आर 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगी। अब समझ आ गया, ये करनी है। तो वो डिपेंड करता है ना, तुम्हारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, वो करंट कांस्टेंट कर रहा है या वोल्टेज कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कंप्लीट होता है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। और अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला।
बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। सब लोग पहुंचे वर्कशीट, कैसे कैसे सवाल इसमें बन सकते हैं। पेज नंबर 32, टॉपिक क्या है? हीट जनरेटेड इन द रस्टर, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर डिसिपेटेड इन द रस्टर। सवाल नंबर 1 टू सवाल नंबर 13, बहुत सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13, 10 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद अटैक करना शुरू करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार ट्राई मार, जैसे होता है।
यस तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी को कहाँ से, टीपीटी अक्रॉस रियल बैटरी। उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अटैक करेंगे, है ना, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तुम लोगों को टीपीटी अक्रॉस रियल बैटरी में 2 सवाल करा दिए थे। सवाल नंबर 3 से कंटिन्यूस, बोलो भाई। जी सर, मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। और एक अपना वो ग्राफ दिया है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट में, वीआई ग्राफ, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बैटरी का ईएमएफ क्या है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अच्छा बता, ग्राफ की शक्ल देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं बैटरी का मोड कैसा है, मतलब चार्जिंग मोड में है या डिस्चार्जिंग मोड में है। आवाज नहीं आई। डिस्चार्जिंग। हाँ हाँ, डिस्चार्जिंग। तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो सर्किट में क्या हो रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है। क्या करंट के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस फॉल कर रहा है, या सुनो, करंट बढ़ा रहा है ना, करंट बढ़ा रहा है तो क्या वोल्टेज घट रहा है, करंट के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है। देखो तो क्या पक्की बात है, वी और आई की जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, करंट बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है। और ये केस ई माइनस आई आर, ये टीपीडी किस केस का होता है, डिस्चार्जिंग मोड का, ये सुनो। क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है तो चार्जिंग मोड में तो ये हो जाता है, तो उल्टा हो जाएगा, करंट के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, बढ़ थोड़ी रहा है, करंट बढ़ने से घट रहा है। और वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, है ना, कि थोड़ा ध्यान से देखो, V और I में क्या जो तुम्हें रिलेशन दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन की दिख रही है, ऑफ द फॉर्म y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। ये सुनो, थोड़ा अगर मैथमेटिकली मैं सोचूं तो क्या मैथमेटिकली V और I में जो रिलेशन दिख रही है, इट इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन y बराबर माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स नहीं, एज द स्ट्रेट लाइन इज हैविंग नेगेटिव स्लोप। ये है y बराबर mx प्लस सी, तो इट वुड बी लाइक दिस, v और I में करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ रहा है ना, इसका जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख, क्या थीटा ऑब्ट्यूज दिख रहा है, थीटा मतलब एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा ऑब्ट्यूज है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमने कैसे भी जस्टिफाई कर लिया, है ना, कि V और I की रिलेशन इस फॉर्मेट की है, मतलब पक्की बात है, बैटरी कैसे मोड में चली गई, डिस्चार्जिंग मोड में। अब सिंपल है ना, जब तुम्हें V और I में रिलेशनशिप पता है तो उसके बाद आसानी से निकाल सकते हो। क्या I बराबर 0 पे V की वैल्यू 2 दिख रही है, आवाज नहीं आई, वैल्यू डाल के निकाल रहा हूँ, है ना, I बराबर 0 और V बराबर 2। यहाँ पे क्या I बराबर 4 और V बराबर 0 दिख रहा है, ये सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, I बराबर 4 और V बराबर 0। सर मॉड्यूल में 5 है। अच्छा 5 है, हाँ 5 ले लो, मॉड्यूल में 5 दे रखा है तो 5 ले लो,
ठीक है चलो अभी ठीक है। तो मान ले करंट की वैल्यू 5 है, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा सीधा, ठीक है। यही दोनों डेटा यहाँ पे चिपका दे। एक बार ऐसी इक्वेशन में आई को 0 चिपका दे, वी को 2 चिपका दे। दूसरी बार इन द सेम इक्वेशन आई को 5 चिपका दे करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वी को 0 चिपका दे। देखो डाल रहा हूँ, तो v की वैल्यू 2 हो गई, e माइनस आई की वैल्यू, बोलो भाई क्या यहाँ से पहले पार्ट हमारा निकल आएगा, ठीक है, EMF आ गया। ऐसे दूसरा डेटा घुमा दो, r निकल आएगा। दूसरा डेटा क्या है, दूसरा जो डेटा है उसकी वैल्यू चिपका रहा हूँ क्या, v मतलब e मतलब और मतलब हो गया। बोलो भाई इक्वेशन समझ में आ गई। v की वैल्यू 0 चिपका दी है ना, करस्पॉन्डिंग i की वैल्यू, ठीक है भाई, 5 चिपका दिया, r तो खैर पूछ ही रहा है, क्लियर। तो देखो e बराबर 5 इंटू, अच्छा e हम लोग क्या निकाल चुके हैं, e की वैल्यू अभी निकाला कितना, 2 बराबर 5 इंटू, तो r आ जाएगा, ठीक है भाई साहब, कितना हो, क्लियर है। सवाल नंबर, बोलो भाई, ये दोनों ही मेंस के सवाल, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला एडवांस का है, ऐसा है बना है। चलो देखते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। सवाल नंबर, सेल ऑफ EMF E इंटरनेशनल सार, क्या भाई, मान लो एक बैटरी है EMF E इंटरनेशनल सार, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस X, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस X कनेक्ट करा दिया, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज E/2, इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 दे रखा है, तो उसके बेसिस पूछ रहा बता X कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, बैटरी कितना करंट भेज रहा है वो निकाल लेते हैं, आर फैक्टर्स निकाल ले, आसान पड़ेगा। केवीएल भी इक्वली आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बोल आर फैक्टर कितना होगा, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस बता आर फैक्टर कितना, तो क्या हो जाएगा r+x, केस में दोनों सीरीज में चलेंगे, आवाज नहीं आई, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये r ये x बोथ आर इन सीरीज, तो आर फैक्टर क्या मेरा हो जाएगा x+r, आई आ गया। अब तुम लोग बैटरी का टीपीडी ले सकते हो, क्या यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैं डायरेक्टली लिख दूंगा E-IR। देखो हमेशा ध्यान रखें, अगर तुम्हारी सर्किट में एक ही बैटरी है तो इट हैज टू बी इन डिस्चार्जिंग मोड, इट हैज टू सप्लाई सम चार्ज, इट हैज टू सप्लाई सम करंट, ये नहीं सप्लाई करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। तो करंट सप्लाई करेगा, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्जिंग मोड में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्चार्जिंग मोड में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, टीपीडी क्या हो जाता है, इट इज E-IR, क्या हो जाता है, इट इज E-IR। तो देखो आगे कहानी बहुत आसान, आगे की जो जर्नी है, अगर तुम्हें बैटरी का टीपीडी पूछ रहा है, जैसे इसको मान लेते हैं ए है बी, तो VA-VB, टीपीडी तुम्हें मान लो E/2 दे रखा है, टीपीडी ऑफ द सेल कितना रह जाता है, E/2, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट पकड़ लेना, इसको C मान लेना, तो उसको लिख लेना VA-VC, VC-, वैसे याद रखो है ना, ये सब बैकएंड में चलना चाहिए, है ना, क्या कि सब 10 - 10 बराबर 10 - 10 प्लस 10 - दैट, है ना, मतलब 10 - 10 तो हायर माइनस लोअर प्लस ई, है ना, और 10 - 10 लोअर माइनस हायर माइनस हायर, है ना। वैसे डायरेक्टली याद रख ले कि अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है तो टीपीडी क्या हो जाएगा, E-IR। अरे भाई तो समय बचेगा ना रे, है ना, एग्जाम में यही तो समय बचाना है,
किसी पॉइंट मान रहे हो, फिर VA माइनस VB लिख रहा है, VA माइनस VC, VC माइनस VB, हायर माइनस लोअर प्लस C, लोअर माइनस हायर, है ना। तो ये समय बच जाएगा, ऐसा है। तो अब ये सब वैल्यू चिपका देते हैं। तो यहाँ से x इतना हो जाएगा अपने, इधर छाप रहा हूँ। तो देखो IR बराबर E माइनस E/2, ठीक है। आई कितना है, E अपॉन x प्लस R, कितना आई की वैल्यू चिपका दी है, E अपॉन x प्लस R, ठीक है बेटा। तो E निपट जाएगा 2R बराबर x प्लस R, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर चला गया, तो R कितना हो जाएगा, तो x बराबर R, वही पूछ रहा था। क्लियर। सवाल नंबर 5 में नहीं चिपका देते, ये एडवांस का सवाल है, आसान सवाल है, देखो। यस, कितना चाहिए, और बढ़ते हैं अभी। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर ऐसा अपने को एक सर्किट दे रखा है उसमें, ऐसा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये सेल A है, ये सेल B है, क्लियर है। और ये मान ले सर्किट का रेजिस्टेंस R है। अब सवाल का रिक्वायरमेंट पढ़ना, देखो जब भी इस तरह का तुम्हें सिंबल मिले, पक्की बात है इट इज अ रियल बैटरी, जिसमें ये हो जाता है EMF, ये हो जाता है इंटरवर्सेंस। तो पहले सर्किट को थोड़ा सा ठीक करते हैं। हाँ देखो, हमें पता है कि बैटरी का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी। ऐसे ही इसके सीरीज में इसका रेजिस्टेंस चिपका दे, ठीक है। अब देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस आर पूछ रहे हैं, कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल A इज 0, इस सेल A के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाए, ठीक है। चल तो पहले एक काम करते हैं, सर्किट में करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो, तो दोनों जो बैटरीज हैं, इन दोनों बैटरीज के EMF बराबर हैं एंड मोर पोलैरिटी भी सेम है। देख पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वली पावरफुल है। वैसे हम लोग जनरली क्या करते थे, मोस्ट पावरफुल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलाते थे, उसी करंट को सर्किट की हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वही कहानी है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वली पावरफुल हैं, तो किसी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर केवीएल घुमा के आई निकालते हैं, ठीक है। देख जब सर्किट में सिंगल बैटरी रहती है तो डायरेक्टली आर इफेक्टिव काम कर जाता है, बट मल्टीपल बैटरीज हैं तो फिर केवीएल जिंदाबाद, है ना। बोलो भाई, इक्वेशन चमकी, क्या शुरू कर रहा हूँ, हायर माइनस लोअर प्लस लोअर माइनस हायर माइनस हायर, हायर माइनस लोअर प्लस लोअर माइनस हायर माइनस हायर, लोअर माइनस हायर माइनस हायर, अंदर शिफ्ट से दो कितना है, 5i 2i 7i, हाँ 5i 2i कितना 7i, उधर चला गया पॉस्ट हो गया, और ये भी उधर गया तो पॉस्ट हो गया, और इधर 10 प्लस अंदर 20 आई आ गया 20 अपॉन r प्लस 7, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ये सेल A है
और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस उसको 0 कराना है। तो ये क्या तुम्हें डिस्चार्जिंग मोड में दिख रहा है? ये सुनो, यहाँ पे दोनों के दोनों जो बैटरीज हैं क्या तुम्हें डिस्चार्जिंग मोड में दिख रहा है? ये सुनो, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट बाहर जाता हुआ दिख रहा है। ये देखो, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चल रहा है, निकल रहा है, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों डिस्चार्जिंग मोड में। हमें पता है डिस्चार्जिंग मोड में टीपीटी क्या पड़ता है ना, ई माइनस आई आर। वैसे भी देख लिया करो, वो बैकएंड में चलना चाहिए कि साहब इसका हायर माइनस लोअर प्लस ही, इसका लोअर माइनस हायर माइनस आई आर, तो हो गया ना रे, ई माइनस आई आर। तो देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ए ये बराबर 0। तो क्या मैं बैटरी ए का टीपीटी लिखूंगा ई माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग में ना, चार्जिंग होती इट वुड बी ई प्लस आई आर, इसका हायर माइनस लोअर प्लस ही, इसका लोअर माइनस हायर, है ना, माइनस आई आर। अब इसमें ई की वैल्यू चिपका दे 10 और आई हम लोग निकालें कितना रे, 20 इंटू आर प्लस 7 और आर मतलब इस बैटरी का आर मतलब 5 अंदर शिफ्ट दे 0। बोलो भाई, सॉल्व कर लेगा, आर कितना निकल आएगा? क्लियर? ई मतलब 10 छाप दिया है ना, आई मतलब, और इसका आर मतलब यहाँ पे 5 छाप दिया, तो 10 बराबर हो जाएगा ये। सोचो आसान सवाल है, एडवांस में पूछा था। क्लियर है भाई? एक सवाल बताता हूँ फिर छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है? थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक ही है ना, बोलो भाई। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 1 और धुआंधार सवाल है। ठीक है भाई, तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, दो हीटर के वायर्स हैं बराबर रेजिस्टेंस के, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। दो रेजिस्टर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, एक बार सीरीज में कनेक्ट करता है, दूसरी बार पैरेलल में चिपकाता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस। अब देखो, इस प्रोफाइल के जो सवाल हैं जिनमें कुछ मेंशन ही नहीं है कि सब दोनों में करंट सेम जा रहा है या दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मान के चलते हैं कि सिस्टम को हम ऑपरेट कर रहे हैं एट द सेम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे भी जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस V पे ही हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं। वैसे जनरली ये सवालों में गिवन होता है, बट अगर गिवन नहीं है तो हम लोग वोल्टेज को साथ सेम मान लेते हैं। सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, पैरेलल में भी ज्वाइन किया है तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का वोल्टेज सेम है। अब जैसे मान ले मैं बोलता हूँ साहब पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट आई, करंट की वजह से हीटिंग हुई, जैसे मान ले टी टाइम में कॉम्बिनेशन में कुछ H1 हीट प्रोड्यूस हुई, उसी समय में, समय यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे इससे, है ना, उसी समय में मान ले इस कॉम्बिनेशन में कुछ H2 अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। भाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हर एक वायर में करंट गई, करंट जाने से इलेक्ट्रॉन कोलाइड किए, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई। तो मान ले टी समय में उसी पोटेंशियल डिफरेंस से सर्किट में H1 और टी समय में, उसी समय में गिवन नहीं है लेकिन मान के चलेंगे, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में हीट H2। तो दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ H1:H2। क्या पूछ रहा है अपने को, बता इन दोनों हीट का रेशियो कितना है। सवाल समझ में आ गया? अब बहुत सिंपल सा अप्रोच है, देखो क्या, जल्दी से बता दे। हीट के हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, व्हिच वन हैज टू बी यूज्ड, द रिस्पांस आवाज नहीं, V² by RT। क्या घुमाएगा, घुमाएंगे भाई साहब V² by RT। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम है, जो इसके अक्रॉस का और वही इसके अक्रॉस का। वैसे दिया नहीं है बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। वैसे जनरली गिवन होता है, बट नहीं गिवन तो हम लोग वोल्टेज सेम मान लेते हैं कि वही बैटरी यहाँ पे चिपका रहा है, वही बैटरी इस कॉम्बिनेशन से लगा रहा है, ठीक है। तो बैटरी विल इंश्योर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पहले फर्स्ट केस में H1 देखते हैं कितना है, ठीक है। तो देखो V² टाइम मान ले T है डिवाइड बाय R। अब देखो R क्या आपका सर्किट का R इफेक्टिव होगा विच इज 2R, ये सुनो। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना V है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव कितना, R प्लस R सीरीज में 2R हो जाएगा, टाइम तो 30 है। अच्छा यहाँ पे अगर H2 पूछेगा तो क्या मैं ये लिखूंगा, अब जी ये सुनो फॉर्मूला वही है V²/T। तो V मतलब इस कॉम्बिनेशन का, R मतलब इस पूरे सर्किट का इफेक्ट, और R पैरेलल में चला गया ना, तो 1/R कितना हो जाएगा R/2। और टाइम तो खैर सेम है, रेशियो लेने के लिए डिवाइड कर दो, रेशियो निकालने के लिए दोनों को उड़ा दो, V²T/2R और V²T/ देख लो, क्लियर। LHS उड़ा दिया है ना, RHS उड़ा दिया, ठीक है। तो V²T है ना, ये सब कांस्टेंट है, सब उड़ा जाएगा। तो क्या रेशियो ऑफ हीट आ जाएगा 1:4, ये सुनो, क्लियर। बोलो भैया इतना छापी। डन सर। बाकी लोग भी छापना है। सब लोग हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग अपना अपना डाउट्स फोटो खींच के भेजो, जिनको जिनको टेस्ट पेपर में डाउट है या कोई CDS में डाउट है ना, फोटो खींच के भेजो, हम लोग अरेंज करते हैं डाउट क्लास, ठीक है। सब लोग तब तक इस हफ्ते का होमवर्क तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 42 पहुंचे, कहाँ पे, रियल बैटरी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, दोनों पार्ट हो गए, रियल बैटरी भी हो गया, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 25, ये मजेदार CDS है, बहुत इंपॉर्टेंट CDS है, शानदार सवाल है, ठीक है। तो सवालों को बनाएं, फोटो खींचें, ऐप पे अपलोड जरूर करें, ठीक है। तो बाकी इसमें बचे हुए जो सवाल हैं अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।